नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ये मल्हार। उसका जो है पाठ नंबर 10 है तरुण के स्वप्न। ठीक है, तरुण के स्वप्न। तो तरुण किसको बोलते हैं? तरुण बोलते हैं हम युवा वर्ग को, जो हमारी मतलब यंग जनरेशन है। युवा वर्ग जो होता है हमारा, देखो साथ साथ में इंग्लिश के वर्ड इसलिए बताते चल रहे हैं जिससे आपको ईजी हो जाए। ठीक है, तो जो हमारे तरुण के स्वप्न है यानी कि युवा वर्ग के सपने, ठीक है, यंग जनरेशन के हमारे सपने। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो एक ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज, स्वाधीन का मतलब है जो किसी का गुलाम ना हो, है ना, जैसे जो किसी का गुलाम ना हो, मतलब एक ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज, मतलब संपन्न मतलब जिसमें सब कुछ हो, जो फल फूल रहा हो, समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति, जिसमें जो मनुष्य है वो सब दृष्टियों से मुक्त हो, मतलब उसमें अंदर कोई बुराइयां ना हो, वो सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने, मतलब वो मिलजुल कर देश की और राष्ट्र की सेवा कर सके। वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात भी करते थे। यानी कि अपने उद्बोधनों में, उद्बोधन यानी जैसे उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य या फिर जैसे कहीं पर हम कुछ बात बोल रहे हैं ना, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को, मतलब इसमें जो है महिलाओं को मुक्ति मिले और सभी को शिक्षा का अवसर मिले तथा समान अवसर मिलने की बात भी वो करते थे। अपना ये स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो सके। जो सपना उन्होंने देखा वो चाहते थे कि युवा पीढ़ी भी हमारी वही सपना देखे। वो सोचते थे कि हम अपना जो ये सपना है वो एक आदर्श समाज को सौंपना चाहते थे जिससे एक राष्ट्र जो है आदर्श राष्ट्र बनकर उभरे। आइए अब हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। तो आइए हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में ये जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। यानी कि उन्होंने एक स्पीच दी थी, एक भाषण दिया था, तो उसमें उन्होंने यही बात बताई थी कि युवा वर्ग के क्या क्या सपने होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। स्वप्न तो अनेकों ने देखा, अब उन्होंने बोला ऐसे करके कि स्वप्न तो अनेकों ने देखा, सपना तो बहुत लोग देखते हैं, मतलब हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा, सॉरी, यानी कि एक सपना देखा, वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना। वही सपना उनकी शक्ति का मतलब क्या कहते हैं, प्रेरणा बना, उत्स बना। ठीक है, मतलब प्रेरणा बना जिससे उन्हें प्रेरणा आई कि हमें वही कुछ करना है। उनके आनंद का वो निर्झर रहा, निर्झर मीन्स झरना, उनके आनंद का वो झरना रहा। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, मतलब उन्होंने ऐसा सपना देखा था इसीलिए आज हम इस मुकाम पर हैं। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, इसीलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। देखो जैसा सपना उन्होंने देखा उसकी वजह से आज हम इस स्थान पर हैं, उनका कहना था। और अगर जो हम सपना देखेंगे वो हमारी युवा पीढ़ी देखेगी, उसको हम सौंप देंगे वो सपना, क्योंकि उनकी इस सपने की वजह से ही तो हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं, आज फिरते हैं और लिखते हैं। ठीक है, यानी हम इतने आज़ाद हैं कि सब कुछ करते हैं, भाषण देते हैं, स्पीच देने की हमें मतलब आज़ादी है, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। वह स्वप्न का आदर्श क्या है, वह स्वप्न या आदर्श क्या है जो उन्होंने देखा, वो क्या था? हम चाहते हैं कि एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। हम चाहते हैं कि एक नया सर्वांगीण स्वाधीन, यानी कि सर्वांगीण मतलब जिसमें सारी कलाएं हों, वो हर चीज़ में निपुण हो। स्वाधीन मतलब जो किसी का गुलाम ना हो। संपन्न समाज जिसमें सब कुछ हो, जो प्रॉस्पेरस हो, बहुत ज़्यादा फला फूला हो, और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र, और उस पर जो हमारा राष्ट्र है वो भी बिल्कुल स्वाधीन हो। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, मतलब उस समाज में अगर व्यक्ति कोई रह रहा है तो उसके अंदर कोई बुराई ना हो, है ना, उसके अंदर अहंकार ना हो, तथा समाज के दबाव में वह मरे नहीं, और ना एक ऐसा समाज हो जिससे कि व्यक्ति मरे, है ना, उसको लगे कि भाई हम तो यहाँ गुलाम बनकर रह रहे हैं, तो उसकी वजह से वो मरे नहीं। उसी समाज में जाति भेद का स्थान ना हो, उसमें कोई मतलब भेदभाव ना हो कि भाई तुम इस जाति को हो, तुम उस जाति को हो, तुम नीच जाति को, तो ऐसा कोई स्थान ना हो। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज और राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे और समाज और राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। हाँ, मतलब यानी कि नारी मुक्ति की बात भी की गई है, मतलब औरतों को आदमी के बराबर अधिकार प्राप्त हो, औरत जो है आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल सके। तो उस ऐसे समाज की बात की गई है। ऐसे समाज का हमें सपना देखना है जिसमें नारी मुक्त होकर समाज और राष्ट्र के पुरुषों की तरह
समान अधिकारों का उपभोग करे, उसको सारी मतलब जो है अधिकार दी जाएं और समाज और राष्ट्र की सेवा में वो समान रूप से हिस्सा ले सके, मतलब वो भी सेवा कर सके राष्ट्र की। उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा उन्नति का समान अवसर पाए। उस समाज में मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति, वहाँ का हर मनुष्य, उसे शिक्षा का अवसर मिले, उसे उन्नति का अवसर मिले, मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज उसको मिले, उसे उन्नति का अवसर मिले। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, मतलब यह है कि नारी को सब तरीके का अधिकार मिले। और जिस समाज में मतलब परिश्रम की वैल्यू होगी, आदमी मेहनत करेगा, मेहनत और कर्म की मर्यादा पूरी होगी, मतलब आदमी मेहनत करके कमा रहा है पैसा, श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी। और आलसी तथा अकर्मण्य, आलसी व्यक्ति और अकर्मण्य, मतलब अकर्मण्य में जो काम, किसी काम का न हो, जो काम ना करता हो, अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। तो ऐसा राष्ट्र जो है हर विकार से, हर दबाव से मुक्त रहेगा। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, स्वदेशी समाज मतलब जो हमारा समाज है उसके यंत्र के रूप में, यानी उसके साधन के रूप में काम करेगा। सर्वोपरि वह समाज, मतलब सबसे ऊपर रहेगा वो समाज, सर्वोपरि में सबसे ऊपर। और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या फिर भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा। हाँ, तो वो राष्ट्र जो है भारतवासियों में जिस चीज़ की कमी है उनका अभाव मिटाएगा या फिर भारतवासियों का आदर्श का सार्थक बनकर ही स्थिर नहीं रहेगा, मतलब वो एक ही जगह ठहर नहीं जाएगा कि भाई आदर्श बन गए हैं उनका, तो उनका आदर्श बनकर वो ठहर नहीं जाएगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। बल्कि विश्व मानव के समक्ष एक आदर्श समाज, एक आदर्श समाज और एक आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य, मतलब पहचान, एक पहचाना जाएगा, मतलब एक आदर्श समाज के रूप में वो जाना जाएगा। मैं ऐसे समाज और राष्ट्र का स्वप्न देखता रहा हूँ, मतलब मैं एक ऐसे ही समाज और राष्ट्र का स्वप्न हमेशा देखता रहा हूँ। ये सपना मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है, यानी कि ये सपना जो है मेरे समक्ष हमेशा आता है। हमेशा मैं एक ऐसे समाज का सपना देखता हूँ और ये एक अखंड सत्य है जो कभी नहीं बदलेगा। अखंड सत्य का मतलब जो कभी नहीं बदलेगा। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सबको किया जा सकता है, मतलब ये सपना साकार करने के लिए हर कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है। और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी है तो मरना है भी स्वर्ग के समान होगा। मतलब हमें ये सपना किस तरीके से साकार करना है, उन्होंने बोला था कि अगर इस सपने को पूरा करते करते अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो मरना भी हमारे लिए बिल्कुल स्वर्ग के समान है। हे मेरे तरुण भाइयों, हे मेरे युवा वर्ग, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। सिर्फ यही स्वप्न है जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही सपना है जो हमें असीम शक्ति, और असीम शक्ति मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत पावरफुल बनाता है हमें, और एक अपार आनंद देता है जो मेरे शुद्ध जीवन को भी सार्थक बनाएगा। यानी कि शुद्ध जीवन, बहुत छोटा सा जो जीवन है मेरा, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसको भी वो सार्थक बनाता है। ये स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। ये सपना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरी यंग जनरेशन, मेरे तरुण वर्ग, मेरे युवा वर्ग, मैं तुम्हें ये उपहार स्वरूप दे रहा हूँ, यानी कि गिफ्ट दे रहा हूँ। ठीक है, एक भेंट दे रहा हूँ। मैं ये इंग्लिश के वर्ड आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए। और आप सोचो जैसे बहुत से बच्चे, उनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो छोटे छोटे वर्ड्स मैं बताती चल रही हूँ। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि मैम हिंदी नहीं पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो एक जो है स्पीच दे रहे थे, एक भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी यंग जनरेशन के लिए, अपने युवा वर्ग के लिए शब्द बोले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा लेखक से परिचय दिया गया है। ठीक है, बताया गया है, उसको देख लेंगे। लेखक से परिचय, हाँ बताया गया है, उड़ीसा। ठीक है, पहले इसका नाम ओडिशा था। राज्य के कटक नगर में जन्मी सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका उद्देश्य स्पष्ट था। ठीक है, उड़ीसा में राज्य के कटक नगर में जन्मे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनको पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना, यानी जो गुलाम था हमारा देश, उसको उन्होंने अंग्रेजी शासन से मुक्त करवाया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जानी पड़ी। ठीक है, मतलब अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। जब उन्होंने ये
फ्रीडम स्ट्रगल करा था उसके समय में क्या था, उनकी दूरदर्शिता का पता तब चला, मतलब वो इतना दूर तक की सोचते थे जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, मतलब उसकी जो फौज ज्वाइन करी उन्होंने उसको मतलब उसका जो है कहते हैं ना क्या उद्देश्य संभाला, मतलब एक उन्होंने उसका नेतृत्व किया। सन 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह से एकजुट होकर यानी कि एक होकर युद्ध किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही एक महान सेनानी हुए जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही एक महान सेनानी हुए जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से इकट्ठा होकर एक होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो, उनके 2 नारे थे, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का एक ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। समझ में आया कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उसको आज़ादी दिलाने के लिए क्रांति का एक ऐसा बिगुल बजाया। बिगुल बजाया का मतलब है ऐसा, जैसे कहते हैं ना युद्ध शुरू करने के लिए बिगुल जो बजाते हैं, तो ऐसा बजाया उन्होंने कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसा प्रेरक नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और एक आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा था, अभी उन्होंने बोला ही है लेसन में, ठीक है। स्वाधीन राष्ट्र यानी कि जो किसी का गुलाम ना हो, आत्मनिर्भर मतलब जो खुद सेल्फ डिपेंड हो, एक ऐसे समाज का सपना देखा। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। अगर उनके जीवन के विषय में जाना जाए तो जानना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है, यानी उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल। प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने जो पब्लिश की थी, मतलब ये प्रकाशन विभाग ने, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाग में यानी कि संपूर्ण लेखन जो उनकी डिटेल स्टडी है वो प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्य, उन्होंने जो जो काम किए हैं इसमें सभी कार्य, लेटर्स, टिप्पणियों, भाषणों आदि को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। यानी कि कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों, भाषणों आदि को सम्मिलित किया गया। ये जो बुक है ना उनकी द इंडियन स्ट्रगल, उनकी चर्चित पुस्तक है, इसमें सब कुछ है उनके बारे में, उनके कार्य, उनके पत्र, उनकी टिप्पणियाँ, उनके भाषण, सब कुछ इसमें सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए जो है आपका पाठ जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो चुका है आपका पाठ। तो कैसा लगा है ज़रूर बताइए, पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।